हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस देखने वाले हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कोशिका जीवन की इकाई। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 को जाकर देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 आपको बेहतर समझ में आएगा। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सेल यानी कि कोशिका का डिस्कवरी यानी कि खोज के बारे में बताया था। मृत कोशिका, जीवित कोशिका कब खोजा गया, किसने खोजा, किस तरीके से खोजा, कहाँ खोजा, उसके बाद उसका आकार कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, उसका आकार प्रकार, उसका डिजाइन कैसे होता है, सब कुछ मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको जाकर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे सेल ऑर्गेनेल तक, यानी कि कोशिकांग या कोशिका के घटक, इसको यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो पूरा लेक्चर आपका हिंदी में होने वाला है, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को काफी फायदा होने वाला है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का बताते चलूंगा। देखिए, यहाँ तक मैंने पार्ट 1 में कवर किया था कि कोशिका के घटक, कोशिका के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ सेल क्या क्या है। कोशिका झिल्ली, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली, देखिए, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं अगर एक सेल बनाऊं, ये एक सेल है, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सेल का यानी कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो यहां पर बाउंड्री बना हुआ है, यही कोशिका झिल्ली है। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। जैसे आपका एक घर है, घर का बाउंड्री तो होता ही है, ठीक है। आपके आंगन होगा तो एक बाउंड्री बनता है, तो वही बाउंड्री, कोशिका का बाउंड्री को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब देखिए, बीच में एक केंद्र भी रहता है, ठीक है, केंद्र, ये आपका केंद्र हो गया। अब देखिए, कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका झिल्ली, ये वाला कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है आपका, ये वाला लाइन, और केंद्रक ये है। इसका बीच में जो भी स्पेस दिया गया है, ये स्पेस पूरा, जो मैं यहां पर येलो कलर से कलर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का पूरा भाग को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, कोशिका के केंद्र में, केंद्रीय सघन क्षेत्र को केंद्रक कहते हैं। कोशिका के बीच में एक सघन क्षेत्र होता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग केंद्रक कहेंगे। ओके, इससे मैं ब्लैक कलर से कर दूं, इसको हम लोग केंद्रक कहेंगे। ये वाला भाग बीच में जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये केंद्रक है, ये सघन आकृति होता है। यहीं पर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। और केंद्रक जो है, यही पूरा सेल को मैनेज करता है। जैसे स्कूल है आपका, स्कूल में एक हेडमास्टर रहता है और वही पूरा स्कूल को कंट्रोल करता है। तो कोशिका का जो केंद्रक है, ये पूरा कोशिका का हेडमास्टर है। इसी में जेनेटिक मटेरियल रहेगा और यही पूरा ऑर्डर देगा सब कुछ को कि ऐसे करो वैसे करो। यहीं से सिग्नल आएगा पूरा सेल का फंक्शन, सेल का काम के लिए। आई होप आप तीनों कंपोनेंट को समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर दूं, पहला कोशिका झिल्ली, बाउंड्री को कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य, यानी कि बीच में द्रव्य रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो तरल पदार्थ रहता है, इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर केंद्रक, बीच में जो यहाँ पर हेडमास्टर बैठा है, वो है केंद्रक। आगे देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, विस्तार से। जैसे यहां पर एक सेल दिया गया है, तो ये सेल को अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये वाला भाग क्या है, केंद्रक, केंद्रक। कोई दिक्कत नहीं है। अब केंद्रक से, अगर ये वाला केंद्रक से कोशिका झिल्ली के बीच का जो भाग है, जो पीला भाग मैं यहां पर कलर कर रहा हूं, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ये वाला भाग है कोशिका द्रव्य। आई होप येलो कलर आपको दिख रहा होगा। इट्स ओके। अब यहां पर जो बाउंड्री है ये, ठीक है, इसे मैं रेड कर दूं,
कोशिका का यहां पर जो बाउंड्री है इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री को कोशिका झिल्ली। अब देखिए प्लांट जितने भी पेड़ पौधे हैं यानी कि पौधा जगत में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण रहता है, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक इस तरीके से आवरण रहेगा। इस आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे, इंग्लिश में सेल वॉल। तो यहां पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कोशिका झिल्ली के बाहर का और एक बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आई होप समझ में आया होगा। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में होता है, सिर्फ पौधा में होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पौध कोशिका में क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है, तो आप कोशिका भित्ति दे सकते हैं। वैसे और कुछ भी एक्स्ट्रा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट वो सब है, बट यहाँ पर कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा पाया जाता है। या आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन देगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा देगा न्यूक्लियस, तीसरा देगा कोशिका झिल्ली, चौथा देगा कोशिका भित्ति। तो आंसर होगा कोशिका भित्ति। हम इंसान है यानी कि जंतु है, हमें कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बारे में पढ़ दो। कोशिका की घेरा यानी कि कोशिका झिल्ली है जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। केंद्र में केंद्रीय सघन क्षेत्र को केंद्र कहते हैं, पहले मैंने बता दिया है। केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो यहाँ पर येलो कलर से दिख रहा है ये आपका कोशिका द्रव्य है, जो हल्का सा जेली पदार्थ रहता है। यहां पर एक क्वेश्चन है, आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। अब क्वेश्चन है यहां पर कि प्लांट को यानी कि पौधों को कोशिका भित्ति का जरूरत क्यों पड़ता है। यहां पर ये है कोई ये जानना चाहता है, ये हम लोग पता करेंगे, लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कभी कभी आता है कि पौधों में कोशिका भित्ति क्यों पाया जाता है, क्या कार्य है उसका, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहां पर एक पूरा बेसिक सा सेल है, इंग्लिश में यहां पर लेबलिंग किया गया है। देखिए ये पौध कोशिका है, ठीक है, पौध कोशिका है। इसका न्यूक्लियस यहां पर आप देख सकते हैं, और इधर है ये जंतु कोशिका, इसका न्यूक्लियस यहां पर आप देख सकते हैं। हम लोग हिंदी में देखते हैं। देखिए ये केंद्रक हो गया, ये रिक्तिका हो गया, यानी कि ये जंतु कोशिका है, छोटा 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 बित्ती बित्ती सा रिक्तिका रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर पौध कोशिका का बात करें तो देखिए इतना बड़ा रिक्तिका, पूरा जबरदस्त बड़ा, ठीक है। तो और एक अंतर मिल गया, पौध कोशिका जंतु कोशिका में आपका एग्जाम में पूछा जाता है किस कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका, पौध कोशिका, जंतु कोशिका, पौध कोशिका, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन मिल गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पौध कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिका पाई जाती है। देखिए बिल्कुल तिन्नी तिन्नी सा छोटा छोटा सा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपका, यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका सेल वॉल हो गया, यहां पर दो लेयर दिख रहा होगा, यहां पर जूम करके कहीं पे दिखाया गया है इंग्लिश में। देखिए यहां पर ये वाला हो गया आपका कोशिका झिल्ली, उसके बाहर ये वाला हो गया कोशिका भित्ति, ठीक है। अब यहां पर कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये है केंद्रक, दोनों के बीच का जो भाग है पूरा, ये इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी देखिए पीला कलर से जो है पूरा का पूरा पीला भाग, ये है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। बस इतना ही इसमें जानना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए यहां पर, कोशिका का आंतरिक संरचना यानी कि कोशिका के अंदर क्या क्या है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा कंपाउंड है, आपका डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोलस है, बहुत कुछ है। तो वो सब का अध्ययन कब हो सका, 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद विस्तार से अध्ययन हो सका। उससे पहले जस्ट हम लोगों को ये तीन चीज पता था, साइटोप्लाज्म होता है, बीच में केंद्रक होता है, और बाहर का जो बाउंड्री है इसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन
कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली एक ही चीज है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूं, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, मेरी दीदी मुझे भाई कहता है, मेरे दोस्त मुझे नाम से बुलाते हैं, तो मैं तो एक ही हूँ, बस मेरा नाम अलग अलग है। उसी तरीके से ये आपका इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली और हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर है। देखिए 19वीं शताब्दी से पहले बस ये 3 चीज बेसिकली पता था। अब 19वीं शताब्दी आया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसमें एकदम छोटा से छोटा चीज का अध्ययन होने लगा। तो चलिए हम लोग अब इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए तीनों कंपोनेंट, यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रहा है, आसमानी कलर से दिख रहा है, और यहाँ पर जो बाउंड्री है उसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए पहला कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं, इसका क्या क्या काम है, किस तरीके से रहता है, सब कुछ देखेंगे। देखिए कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाने वाली बाहरी आवरण है। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली बाहरी आवरण है, जंतु में पाई जाने वाली बाहरी आवरण। अब आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए पौधों या पौध कोशिका में सबसे बाहरी आवरण का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, चौथा ऑप्शन हम लोग रिक्तिका ले लेते हैं। तो क्या आंसर होगा? प्लांट में यानी कि पौधों में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, याद करते चलिएगा आप लोग। लेकिन जंतु में कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। मैंने अभी बता दिया, कई बार बता दिया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। अगर देखिए कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सरंध्र यानी कि रंध्र युक्त होती है। हाँ यहां पर देखिए, यहां तो दिख नहीं रहा है, पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कोशिका झिल्ली है एग्जाम्पल, ठीक है, तो पूरा का पूरा इस तरीके से क्लोज नहीं रहता है। आपको मैंने बताया कि आपका जो घर का बाउंड्री है वो कोशिका झिल्ली है, तो बाउंड्री के अंदर आने के लिए गेट तो रहना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी गेट रहता है, ठीक है, छोटा छोटा छेद रहता है। तो इस तरीके से ये नहीं रहता है, एक्चुअल में ये इस तरीके से रहता है, बहुत सारा छोटा छोटा इसमें छिद्र पाया जाता है, और इसी छिद्र से वस्तुएं अंदर जाती है और कुछ बेकार की वस्तुएं बाहर आती है। समझ में आया? और यहाँ पर सिर्फ 1-2 छिद्र नहीं, बहुत सारे छिद्र रहेंगे, ठीक है, पोर बहुत सारा रहेगा। आगे देखिए, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है, ठीक है, निकाल देती है। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, निकाल देती है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन कुछ पदार्थों को पहला ऑप्शन है सिर्फ कुछ पदार्थों को बाहर निकालती है, दूसरा ऑप्शन है कुछ पदार्थों को अंदर करती है, तीसरा ऑप्शन है कुछ पदार्थों को बाहर कुछ पदार्थों को अंदर करती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि कुछ पदार्थों को अंदर लाती है और कुछ पदार्थों को बाहर, अंदर बाहर दोनों काम करती है, जिससे गेट से हम लोग बाहर भी जाते हैं अंदर भी आते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना है, हानिकारक वाला पदार्थ को बाहर कर देगी और कुछ जो जरूरत की चीजें उसे अंदर ले आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं, इंग्लिश में सिलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों का कि सिलेक्टिवली परमिएबल किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है, सबको अंदर आने नहीं देगी, नहीं तो सेल ही खराब हो जाएगा। मानकर चलिए हानिकारक चीज है उसको अंदर आने नहीं देगी कोशिका झिल्ली, नहीं तो सेल तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप गार्ड के जैसे मान सकते हैं, जैसे आपका घर का बाउंड्री है तो जानवर सबसे बचा कर रखता है आपका घर को, तो उसी तरीके से सेल का जो बाउंड्री है हानिकारक चीजों से बचा कर रखता है। आई होप इतना काफी है, समझ में आ गया होगा कोशिका झिल्ली। इसमें से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर आने देती है, और इंग्लिश में वही चीज है। और सिलेक्टिवली परमिएबल किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर और एक आवरण होता है कोशिका में, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है,
बस इतना ही है। और यहाँ पर पोर होते हैं, छिद्र युक्त होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें छोटा छोटा पोर रहेगा, छिद्र रहेगा, जहां से चीजें अंदर बाहर होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पता कीजिए, कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है? कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है? उसके बाद यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, अभी थोड़ी देर में। देखिए दूसरा है कोशिका झिल्ली का कार्य। वैसे कार्य हमने देख लिया है, फिर भी यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला देखिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोशिका है, ठीक है, इसका जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये कोशिका झिल्ली है। अब ये कोशिका झिल्ली दूसरी कोशिका को अलग करेगा। यहाँ पर जो लाइन है ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये क्या कर रहा है? एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका घर है तो आपका कितना दूर जमीन है और आपका पड़ोसी को कितना दूर जमीन है, कैसे पता चलता है? बाउंड्री से पता चलता है। कोशिका झिल्ली से पता चलेगा कि कोशिका का मतलब एक कोशिका का एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से इधर और एक कोशिका मानकर चलिए इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो ये है झिल्ली, ये झिल्ली इस कोशिका को अलग कर रहा है, ये वाला झिल्ली इस कोशिका को अलग कर रहा है। इस तरीके से कोशिका झिल्ली पहला कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। देखिए यह कोशिका को एक निश्चित आकार भी देता है। इस तरीके से कुछ कोशिका रहेगा, कुछ कोशिका इस तरीके से रहेगा। तो क्यों इस तरीके से रहता है? आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करता है। तीसरा है अंदर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। सिंपल सी बात समझ में आ गया। उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है और बहुत कुछ है, तो सबको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपका घर का जो बाउंड्री है वो आपके घर के चीजों की रक्षा करता है। बस यहाँ पर भी यही खेल है कि कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, कोशिकांग हैं या सेल ऑर्गेनेल है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, इतना सारा यहाँ पर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल है, सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। ये दिखने में मुझे पौध कोशिका लग रहा है, इसलिए बाहर देखिए एक कोशिका भित्ति भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं दूसरा कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य किसको बोलेंगे? जो यहाँ पर पीला भाग दिख रहा है, केंद्रक और झिल्ली के बीच वाला भाग को कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए यह जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, कई बार मैंने बता दिया ये चीज। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। हल्का सा दानेदार होता है। दानेदार क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल है तो हल्का सा दानेदार रहेगा। अर्ध तरल यानी कि जेली जैसा पदार्थ रहेगा। अर्ध पारदर्शी यानी कि आर पार पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा, बस धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। गोंद के जैसे, बट चिपचिपा नहीं रहता है, ठीक। इसमें विभिन्न कोशिका अंगक यानी कि कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए रिक्तिका सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ पर ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये आपका राइबोसोम है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। कहाँ पर है? सब साइटोप्लाज्म में है, कोशिका द्रव्य में है, ओके। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी, सब कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दे देगा केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन रहेगा कोशिका झिल्ली में, तीसरा ऑप्शन रहेगा कोशिका द्रव्य में, चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। कोशिका द्रव्य सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं एक हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे बेटा कहेगी, मेरी दीदी मुझे भाई बोलेगा, दोस्त मेरे नाम बोलेंगे। तो हल्का हल्का यहाँ पर भी अलग अलग नाम है। जैसे ये नाभिक आपको नया लग रहा होगा, क्या है ये नाभिक? अगर जो पहली बार सुनेंगे वो सोच में पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है नाभिक। न्यूक्लियस को ही कहते हैं नाभिक, ठीक है। इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक, और हिंदी में केंद्रक भी नाभिक को ही कहते हैं। आई होप समझ में आ गया है। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेल के बीच में, कोशिका के बीच में सघन आकृति रहता है। यह जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्यों महत्वपूर्ण है? अरे हेडमास्टर है वो पूरा सेल का,
इसीलिए वो महत्वपूर्ण घटक है। न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल का कोई फायदा नहीं। आपके स्कूल में हेडमास्टर नहीं रहेंगे तो पूरा स्कूल खत्म। देखिए यह आमतौर पर गोलाकार होता है। आमतौर पर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक यानी कि केंद्र कैसा होता है, गोलाकार। यहां पर देखिए गोलाकार, ये आमतौर पर बोला गया यानी कि जनरली गोलाकार रहेगा और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। जनरली कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, लेकिन पौध कोशिका रहेगा तो हल्का सा साइड में। जैसे मैं पौध कोशिका दिखाऊं आपको, एक कहां चला गया, ये रहा। देखिए ये जंतु कोशिका है, बीच में है केंद्र। ये पौध कोशिका है, केंद्र से थोड़ा सा हट के है, तो पौध कोशिका में थोड़ा सा साइड में रहता है, ठीक है। बट जनरली प्रायः बीच में हम लोग मान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पौध कोशिका है तो साइड में ही रहेगा, बट जनरली बीच में रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसे माइक्रोस्कोप की मदद से दाग लगाकर आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि दाग लगाकर यानी कि स्टेन करके, स्टेन यानी कि सेफ्रेनिन या ब्लू मिथाइल ऑरेंज ये सब डालकर अब इसको आसानी से देख सकते हैं। हाँ, ये आपका न्यूक्लियस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए वही चीज है, बस यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस तो इंग्लिश में है, यहाँ पर नाभिक को केंद्रक कर दिया ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज है। देखिए फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए यहां पर ये आपका क्या है, कोशिका है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बाउंड्री है कोशिका का। ये क्या है, न्यूक्लियस मींस केंद्रक। केंद्रक का भी एक अलग बाउंड्री रहता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा यहां पर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहां है, कितना दूर है। तो कोशिका द्रव्य को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए एक बाउंड्री रहता है, एक झिल्ली रहता है, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, देखिए केंद्र का झिल्ली है इसलिए केंद्रक झिल्ली, यहां पर कोशिका का झिल्ली था इसलिए कोशिका झिल्ली। सिंपल सी बात है। देखिए ये आपका पूरा केंद्रक है। अब जैसे कोशिका का झिल्ली में भी छोटा छोटा छेद था, छोटा छोटा छेद था जहां से चीजें अंदर बाहर होती थी। न्यूक्लियस में भी छोटा छोटा छेद रहेगा, जिससे यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर एक छेद है और यहाँ पर एक छेद है। यहाँ पर टोटल 3 छिद्र दिखाया गया है, ठीक है, बट 3 से ज्यादा रहता है। तो केंद्रक झिल्ली में भी पोर पाए जाते हैं जहां से चीजें अंदर बाहर होती है। जैसे आपका ये तो आपका घर का बाउंड्री हो गया, ये आपका रूम हो गया एग्जाम्पल। तो रूम में भी तो दरवाजा रहेगा, तब ना आप बेडरूम में जाइएगा, बाथरूम में जाइएगा, किचन में जाइएगा। समझ में आ गया। हाँ देखिए यह झिल्ली भी छिद्रपूर्ण होती है। यह झिल्ली क्या होती है, छिद्रपूर्ण, छोटे छोटे छेद रहता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक यानी कि नाभिक के अंदर के बीच सामग्री की आवाजाही की अनुमति देता है। यानी कि साइटोप्लाज्म से यानी कि कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियस में जाने के लिए कौन परमिशन देता है, यहाँ पर जो छेद है वो। ठीक है, देखिए उच्च आवर्धन के सूक्ष्मदर्शी से हम नाभिक में एक छोटा गोलाकार पिंड देख सकते हैं जिसे केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा एक कोशिका है, क्लियर है। कोशिका के बीच में यहां पर केंद्रक है, ये भी क्लियर है। केंद्रक के बीच में या केंद्रक में बोलेंगे, बीच में एग्जैक्ट बीच में नहीं रहता है, केंद्रक में और एक छोटा सा गोलाकार पिंड रहता है, ये वाला, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में केंद्रिका बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है केंद्रिका कहां पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, केंद्रिका केंद्रक में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
देखिए अब आते हैं क्रोमोसोम में। ठीक है, केंद्रक में जीन रहता है। जैसे कि मैं अपने पापा के जैसे दिखता हूं थोड़ा बहुत, आप भी अपने मम्मी या पापा के जैसे दिखते होंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है हमारा जीन, हमारा क्रोमोसोम। तो यहां पर समझेंगे जीन और क्रोमोसोम क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, केंद्रक। केंद्रक में धागा के जैसे कुछ पाया जाता है, इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? देखिए क्रोमो का मतलब होता है कलर, और सोमा या सोमोज का मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागा। तो यहां पर कुछ कलर धागा दिखेगा। ठीक है, कुछ धागा दिखेगा जो हल्का सा कलर रहेगा, इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। हिंदी में इसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र, चलिए मैं लिख दूं गुणसूत्र। गुणसूत्र, गुणसूत्र यहाँ पर ये वाला सा, ओके गुणसूत्र। तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे, बट छूट गया। याद रखिएगा क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। जिसमें गुण रहता है उसको गुणसूत्र बोलेंगे। सूत्र यानी कि धागा, गुण जिसमें गुण रहे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसके अलावा नाभिक में धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ धागे जैसे संरचना रहेगा जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे इंग्लिश में, उसी को हिंदी में गुणसूत्र बोलेंगे। दोनों याद करते चलिएगा आप लोग, नहीं तो फिर इंग्लिश में तो सीखना ही पड़ेगा। अभी हिंदी में सीखे रहिए, बट इंग्लिश वाला टर्म को भी याद रखिए आपको, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि 11-12 के बाद या 11 से ही पूरा इंग्लिश हो जाता है। अब हिंदी में कहीं पर भी 11 क्लास 12 क्लास पढ़ाई नहीं होता है, पूरा इंग्लिश में हो जाएगा। देखिए इसमें जीन पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, जीन, जो माता पिता से संतानों में वंशानुक्रम या लक्षण के हस्तांतरण में मदद करता है। गुणसूत्र केवल तभी देखा जा सकता है जब कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनता है, तो एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनने के बीच में एक स्टेज आता है। उस स्टेज में, जिसको हम लोग मेटाफेज बोलेंगे, उस स्टेज में क्रोमोसोम को इजीली देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा जैसे है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन बेसिक क्रोमोसोम का इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, बट क्रोमोसोम आप अभी मान सकते हैं। बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। ये आपका क्रोमोसोम है, इस तरीके से, यानी कि गुणसूत्र है। क्लियर है, गुणसूत्र। और ये कहां रहता है, न्यूक्लियस में। और गुणसूत्र का अगर एक टुकड़ा यहां पर हम लोग इसको काट दें, हम कैंची पकड़ें और इसको यहां पर काट दें, तो यहां पर बहुत सारा डीएनए आपको मिलेगा, बहुत सारा डीएनए मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस तरीके से डीएनए, बहुत सारा डीएनए मिलेगा। तो इसी डीएनए में अगर इसको और एक टुकड़ा छोटा सा काट ले हम लोग, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर मैं बनाऊं इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा। इसको बिल्कुल जूम करके देखेंगे हम लोग, तब सीढ़ी के जैसे दिखाई देगा इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे जीन। समझ में आ गया? सेल यानी कि पूरा कोशिका, कोशिका के अंदर आपका केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है, और यही जीन पूरा डिफाइन करेगा कि आप कैसे रहिएगा। आप गोरा रहिएगा, सांवला रहिएगा, आपका बाल घुंघरेला रहेगा, लंबा रहेगा, सिल्की रहेगा, आप लंबा रहिएगा, मोटा रहिएगा, चौड़ा रहिएगा, आपका दांत कैसे उगेगा, आप स्माइल कैसे करिएगा, सब कुछ। ठीक है, कहाँ पर रहेगा, जीन में रहेगा। इसको बोलेंगे जीन। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर जगह मिल जाता तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जीन हल्का सा भी चेंज हो जाता है तो पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। देखिए हमारे पास मैथ में टोटल 10 डिजिट हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0, इतना ही है। इसके अलावा मैथ में और कुछ है नहीं है। नंबर का बात कर रहा हूँ, सिंबल का नहीं। नंबर यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी से मिलाकर अरबों खरबों संख्या बन जाता है।
ठीक है। अगर इसको हम लोग 0 1 लिख दें तो इसको 1 बोलेंगे, वहीं पर इधर 1 लगा दे तो 101 बन गया, इधर फिर से 2 लगा दे तो 1012 हो गया। इसी तरीके से हल्का सा आगे पीछे करेंगे तो पूरा नंबर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जीन सिर्फ 4 चीज रहता है जीन में, ठीक है। मैं डीएनए का बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग हायर एजुकेशन ले चुके हैं, आप आरएनए के बारे में जानते हैं, तो अभी मैं यूरासिल का बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ डीएनए में 4 आपका बेस रहता है, जिसे ए एडेनिन, टी, सी, जी, सिर्फ 4 चीज रहता है, 4 बेस पेयर। इसी 4 बेस पेयर से, ठीक है, मैं लाइन से लिख दूं ए टी सी जी, इसी 4 चीज से पूरा डीएनए बना है, पूरा कैरेक्टर, पूरा जीव जंतु, पूरा सजीव बन गया है। यानी कि ए, देखिए इसमें क्या होता है, ए टी के साथ जोड़ी लगाता है और सी जी के साथ जोड़ी लगाता है। ए एडेनिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। अगर यही चीज आगे पीछे रहेगा, जैसे कि ये ATCG हो गया, यहाँ पर फिर से ए, यहाँ पर टी, ये एक अलग कैरेक्टर दिखाएगा। यानी कि मान कर चलिए ये गोरा आदमी है, ठीक है, गोरा आदमी का जीन है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको चेंज करते, जिससे यहाँ पर नंबर चेंज किए थे, ऊपर हम लोग फिर से एक AT लगा दें, ये अब सांवला हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बदला, बस एक ही चीज बदला, लेकिन ये पूरा चेंज हो गया। और यहाँ पर फिर से हम लोग और एक AT लगा दें तो इसका मतलब कुछ और ही हो जाएगा। ये अब मान कर चलिए ये अंग्रेज जैसे गोरा हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हल्का सा चेंज होता है। और यहाँ पर फिर से अगर हम लोग CG लगा दें तो ये अलग ही हो गया। मान कर चलिए ये CG टकला के लिए है, तो आप ऐसे होइएगा कि कुछ सालों बाद टकले हो जाइएगा। और यही चीज़ अगर यहाँ पर फिर से AT लगा दिया जाए, इसमें बाल बहुत सिल्की है, ठीक है, अगर बाल सिल्की वाला जीन है तो आपका पूरा बाल सिल्की हो जाएगा। यानी कि हल्का सा जीन में चेंज लाने से पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। चलिए, ये सब बस आपको बताने के लिए था कि जीन, क्रोमोसोम और डीएनए ये सब क्या है। इतना महंगा डिजिटल बोर्ड है फिर भी एक बार में मिटता नहीं है, बताइए। ये छूट गया, ये फिर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आई होप मैंने बता दिया है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यही है ATCG, और यूरासिल भी यहाँ पर है, ठीक है। 4-5 टोटल 5 पेयर होता है, एक आरएनए में होता है। तो यहाँ पर जो कलरफुल दिख रहा है ये यही 4-5 बेस है जो पूरा कैरेक्टर डिफाइन करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लग लग के। जैसे मैथ में आपका 9-10 कैरेक्टर है, 0 को मिलाकर 10 कैरेक्टर है, यही चीज़ पूरा गणित का पूरा दुनिया बनाता है, वैसे ही बायोलॉजी का पूरा दुनिया ये 5 चीज़ मिलकर बनाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, नाभिक यानी कि केंद्रक वंशानुक्रम में अपनी भूमिका के अलावा कोशिका की गतिविधि के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। जैसे कि मैंने बताया, कोशिका का जो हेडमास्टर है उसका क्या नाम है, कोशिका का मतलब केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तो केंद्रक वंशानुक्रम में अपना भूमिका निभाता है, साथ में पूरा कोशिका को हैंडल करता है कि कोई बदमाशी नहीं करेगा, नहीं तो सबको हटा दिया जाएगा। वैसे हटाने वाली बात नहीं है, बट कंट्रोल करता है। आगे देखिए, जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। हिंदी में भी आपको याद करना है, क्योंकि अभी हिंदी में ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, हिंदी मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में। तो प्रोटोप्लाज्म, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवित कोशिका का संपूर्ण सामग्री। आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है MCQ में कि जीवित कोशिका का एक लिविंग सेल का पूरा कंपोनेंट को, पूरा सामग्री को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। ये एक कोशिका है, एग्जाम्पल दूं, ये एक कोशिका है, तो कोशिका का पूरा केंद्र के साथ पूरा कोशिका द्रव्य, दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली का बात नहीं हो रहा है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका है, ठीक है, देखिए कोशिका है, कोशिका से कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को हटा दीजिए तो जो बचेगा कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य में अंतर है। कोशिका द्रव्य का मतलब, यहाँ पर देखिए, कोशिका द्रव्य सिर्फ पीला वाला भाग को हम लोग कोशिका द्रव्य बोलेंगे, लेकिन
जीव द्रव्य का बात हो तो पीला वाला भाग को तो बोलेंगे ही, साथ में न्यूक्लियस भी आ जाएगा, तो हल्का सा अंतर है। देखिए आगे आपका ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल है या जीव द्रव्य में क्या क्या शामिल है। देखिए जीव द्रव्य कोशिका का क्या क्या शामिल है, यहाँ पर देखिए इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस शामिल है। ओके, जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य या ऐसे कोशिका का जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिका का जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है, इतना याद कर लीजिएगा। आगे देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये लास्ट में आया है, यानी कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि कोशिका भित्ति पौध कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों? अब छोटा सा एग्जांपल दूं इसको एक्सप्लेन करने से पहले। हमारे पास, आपके पास भी कोशिका भित्ति नहीं है। आप धूप में जाते हैं, धूप लगी तो घर में आ जाते हैं, ठंड लगी तो धूप में चले जाते हैं, वर्षा हुई तो छाता पकड़ लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा एक जगह का एक जगह रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। धूप पड़ी फिर भी ही हंसते रहेगा, गर्मी पड़ेगा फिर भी झेलते रहेगा, बरसात रहेगा फिर भी वो झेलते रहेगा, यानी कि उसको थोड़ा ज़्यादा मजबूती का जरूरत है। तो इसीलिए जो भगवान है या जो नेचर है उसको अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है कि वो ठंडा हो, गर्मी हो, धूप हो, हवा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को बचा कर रखे। इसलिए जितने भी पौधे हैं उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि जो जानवर हैं वो तो बाहर ही रहते हैं, उसमें क्या है कोशिका भित्ति नहीं है। तो जानवर जो हैं उनके रहने के लिए गुफा है, घर है, घर यानी कि पेड़ है, जमीन के नीचे रहते हैं, उसके पास है सुरक्षा, उनके पास सुरक्षा व्यवस्था है, पेड़ पौधे के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नेचर उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है। देखिए पौधों को सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। पौधों की कोशिकाओं को तापमान में बदलाव, सर्दी गर्मी पड़ता है, तेज हवा की गति, कभी कभी बहुत तेज हवा चलता है, वायुमंडलीय नमी, बारिश भी होती है, आदि से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन करेगा? आप छाता लेकर जाइएगा पेड़ पौधा को सुरक्षा देने, नहीं। तो इसलिए कोशिका सेल इसकी सुरक्षा करता है। वे इन विविधताओं के संपर्क में है क्योंकि वे हिल नहीं सकते। पेड़ पौधा जहां जन्म लिया वहीं मर जाता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत है, तो इसलिए सेल वॉल एक्स्ट्रा उसमें रहता है। तो अगर आपका एग्जाम में आए कि कोशिका भित्ति के कार्यों को लिखे तो आपको इसी को लिखना है, कोशिका भित्ति पौधों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, पौधों की कोशिका को तापमान में बदलाव, तेज हवा की गति, वायुमंडलीय नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। इतना लिखना है कोशिका भित्ति का कार्य। सब्जेक्टिव अगर आएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कोशिका भित्ति का कार्य। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, वैसा कुछ है नहीं क्वेश्चन बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए यहां पर एक सेल ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए आप एक टिथपिक लीजिएगा, जिससे दांत साफ किया जाता है, एक तिल्ली रहता है, तो वो लीजिएगा और चिक के साइड में इधर गाल के अंदर डालना है, और ध्यान रखिएगा चोट ना लगे। ठीक है, हल्का सा नुकीला रहता है इसलिए चोट नहीं लगना चाहिए, वो डालिएगा और हल्का सा खुरेज कर निकालना है, चोट नहीं लगना चाहिए, खुरेज कर निकालना है। हल्का सा एक स्लाइड लेना है, स्लाइड में रखना है, उसके बाद स्लाइड में आयोडीन का कुछ ड्रॉप डाल देना है, उसके बाद इसको स्टेंड कर लेना है, यानी कि यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल देना है। ये कलर कर देगा आपका न्यूक्लियस को। ठीक है, उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर, कवर स्लिप देने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने से कुछ इस तरीके से सेल दिखाई देगा। आपका जहाँ पर मुंह है इसमें हर समय कोशिका बन रहा है और बहुत तेजी से बनता है, इसलिए आप कभी गौर किए होंगे, कभी घाव वगैरह हो जाता है मुंह में तो तुरंत रिकवर हो जाता है। कभी आप जीभ को दांत से काट लेते हैं या इधर कहीं चोट लग जाता है, तुरंत वो रिकवरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से कोशिका बनते रहता है। हमेशा आप जब अंगुली डालिएगा, अंगुली भी डालकर, हाथ साफ करके अंगुली डालकर निकालिएगा, उसको
स्लाइड में रखिएगा। फिर यहाँ पर जो आयोडीन बोला गया है और यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालकर कवर स्लिप देकर आप देखिएगा, दिख जाएगा। इस तरीके से ओरिजिनल पिक है गाल का, कोशिका का। बीच में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये कोशिका का केंद्रक है, ये कोशिका का झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और ये आपका साइटोप्लाज्म बीच में यहाँ पर, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कोशिका अंग यानी कि सेल ऑर्गेनेल ये है, देखिए न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगला यहाँ पर ये हम लोग कोशिका द्रव्य ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपका सिलेबस में अभी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब क्यों पौधों में पाया जाता है? पौधे खुद से भोजन बनाते हैं, तो उसमें क्या अलग रहता है कि खुद से भोजन बनाते हैं? उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। मान कर चलिए मेरे शरीर में क्लोरोप्लास्ट डाल दिए हम लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डाल दिए जबरदस्ती, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मीन्स एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शरीर में क्लोरोप्लास्ट है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो मैं जाऊंगा धूप में, ऐसे जादू, पेट भर जाएगा मेरा, खाना खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस धूप में जाना है ऐसे, खुद से यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो खाना पकाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, और अंदर तो पानी है ही बॉडी में, उससे मस्त से खाना पकाएगा और पेट भर जाएगा। बट ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, इन फ्यूचर पता नहीं। तो पौधों में क्लोरोप्लास्ट रहता है और क्लोरोप्लास्ट ही खाना पकाता है धूप से, इसीलिए पेड़ पौधे धूप से खाना पकाते हैं क्लोरोप्लास्ट की मदद से। अब यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, पौध कोशिका और जंतु कोशिका, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अंतर, क्या क्या अंतर है? आपका एग्जाम में आएगा, ऐसे भी आ सकता है, पौध कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखे, सब्जेक्टिव 3-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। और एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, कंपैरिजन यानी कि तुलना, इधर है देखिए, यहाँ पर ये प्लांट सेल है यानी कि पौध कोशिका, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पौध कोशिका में रहता है और जंतु कोशिका में रहता है, दोनों में रहता है या नहीं रहता है? दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में रहता है। अब देखिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में अब्सेंट रहता है यानी कि नहीं रहता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति दोनों सेम ही है, बस लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। सेल वॉल किस में पाया जाता है? पौध कोशिका में। वहीं पर देखिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, पौध कोशिका जंतु कोशिका। फिर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है कोशिका के अंदर, जो हेडमास्टर है उसका भी कवर रहता है, उसका भी एक मेम्ब्रेन रहता है। तो वो सिर्फ पौधों में पाया जाता है या जंतु में भी पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव्य, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। अब नेक्स्ट देखिए प्लास्टिड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो अलग थोड़ा हटकर है। प्लास्टिड पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। मेरा में प्लास्टिड नहीं है, मेरा में सेल वॉल नहीं है, आपका में भी सेल वॉल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका या रसधानी, रसधानी भी रिक्तिका को ही बोलेंगे, और वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अंतर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आप बता सकते हैं कि वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, ठीक है। वैक्यूल क्या है? रिक्तिका, रिक्तिका। पौध कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है रिक्तिका में? ठीक है, मैंने बताया था, काफी अच्छी तरीके से बताया था। तो इस तरीके से आपका क्लास 8 का सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप मैंने जितना भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो इंपॉर्टेंट टर्म है सबको यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप ये दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देख लिए अच्छी तरीके से मन लगाकर, तो आपका
कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से पूरा का पूरा आप सोल्व कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं और चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।